हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ट्रांसफार्मर का लेक्चर देख रहे थे और अब तक टोटल 4 पार्ट कंप्लीट हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 1 to 60 हमने कंप्लीट कवर कर लिया है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन लोगों को बता दूं कि आप लोग 5वां पार्ट देखने से पहले एक बार पीछे का वीडियो देख ले, क्योंकि आगे हम लोग को जो क्वेश्चन मिलने वाला है और जनरली पीछे जो हमने थ्योरी बताया उस पर ही बेस्ड होगा, क्योंकि मैक्सिमम थ्योरी जो है मैंने 1 से 60 जो क्वेश्चंस था इनके बीच में ही डिस्कस कर दिया है। तो एक ही थ्योरी को हम बार बार डिस्कस नहीं कर सकेंगे और आगे अगर पीछे के जो बताया गया थ्योरी पर क्वेश्चन मिल रहा है तो उसको डायरेक्ट हम लोग मार्क करके और आगे निकल जाएंगे। तो हम इसका जो लिंक है आपको द प्लेटफॉर्म एक्सप्लेनेशन, इसका लिंक हम इस वीडियो के आई बटन पर आपको दे देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से ट्रांसफॉर्मर पार्ट में चले जाइएगा और 1 से 4 तक का जो वीडियो है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद 5वां कवर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 4 तक कवर कर लेने के बाद उम्मीद है आगे का क्वेश्चन आपसे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और बताते चले कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। तो जो लोग अकेले हैं, अकेले प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, उनको किसी साथ की ज़रूरत नहीं है और खुद अकेले ही हिम्मत करें और आगे बढ़ें। कामयाबी एक दिन आपकी कदम जरूर चूमेगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। 61 क्या बोल रहा है? ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलन में सदैव भिन्न संख्या में लपेटे होती है। अब ट्रांसफार्मर का प्राइमरी सेकेंडरी कुंडलन ये सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं किसको कहते हैं, ठीक है। एक ही व्यास का ताम्र तार प्रयोग किया जाता है, तो एक कोई ज़रूरी नहीं है अलग अलग व्यास का हम लोग वायर जो है यूज कर सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में। और है पृथक पृथक चुंबकीय परिपथ होता है, तो चुंबकीय परिपथ एक ही होता है। अगर हम लोग यहाँ पर इस टाइप से कोर उसका बना ले ट्रांसफार्मर का, तो इसका जो पाथ होता है यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है और इस तरह से इस पाथ को ही फॉलो करता है। तो पृथक पृथक दोनों जो वायर है दोनों का अलग अलग पाथ नहीं होता है, बल्कि एक ही पाथ होता है। एक विद्युतीय संबंध होता है, मैग्नेटिक रिलेशन होता है, यहाँ पर विद्युतीय संबंध नहीं होता है, मैग्नेटिक संबंध होता है दोनों के बीच में। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ए, जिसमें लिखा हुआ है भिन्न संख्या में लपेटे होती है। ट्रांसफार्मर में जनरली प्राइमरी और सेकेंडरी में अलग अलग नंबर ऑफ टर्न होगा। अगर स्टेप अप की बात करें तो इधर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा, N2 ग्रेटर देन N1 होगा, और स्टेप डाउन की बात करें तो N1 ग्रेटर देन N2 होगा। हालांकि एक तो आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर भी होता है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी जो टर्न होता है वो दोनों इक्वल होता है। ये ना स्टेप अप होता है ना स्टेप डाउन होता है। इसका यूज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग जैसे इस वायर को अगर छूते हैं तो हम लोग को करंट लगता है, पर सेकेंडरी जो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा ये प्राइमरी है, ठीक है। तो प्राइमरी का जो एक पार्ट होता है ए सिरा जो होता है ग्राउंड के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको छूते हैं कहीं पर भी तो करंट लगता है, लेकिन ये हमारा आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। अगर इसको हम लोग छुएंगे, सॉरी ये पार्ट कनेक्टेड नहीं रहता है, इसका पहले वाला जो पार्ट होता है ये कनेक्टेड होता है ग्राउंड के साथ, ये कुछ इस टाइप से ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। अब जब हम लोग कोई काम करते हैं, काम करते वक्त जब इसको छूते हैं तो ये जो धारा होता है ये कंप्लीट हो जाता है ग्राउंड के साथ। अगर हम लोग संपर्क में रहें तो करंट लगेगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर की बात करें, इसको अगर हम लोग छुएंगे या फिर इसको छुएंगे, पहले ही हमारा जो पैर है वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, हम लोग को करंट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। तो एक आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर भी होता है जो हम लोग यूज करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट और साथ में खुद को बचाने के लिए करंट के झटकों से। तो आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर होता है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ टर्न होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ए ही हो जाएगा, क्योंकि आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर पढ़ना नहीं है आप लोग को और इसमें से कोई और ऑप्शन सही है नहीं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए वायु ब्लास्ट कूलिंग यूज होती है? तो हम लोग इससे पहले वायु कूलिंग पढ़ रखे थे और साथ में ऑयल कूलिंग पढ़े थे। ऑयल कूलिंग किस रेटिंग के लिए यूज होता है? ये होता है 1000 या फिर इससे हाई के भी रेटिंग के लिए। और सिंपल वायु कूलिंग की बात करें तो वायु कूलिंग यूज होता है 500 के भी रेटिंग तक के लिए। और वायु ब्लास्ट की बात करें जहाँ पर हवा को फोर्सफुली फैन के द्वारा हवा सप्लाई किया जाता है कूलिंग पर्पस के लिए, तो ये वायु ब्लास्ट जो हमारा होगा वो यूज होगा 10,000 केवीए रेटिंग के लिए, ठीक है। और अगर ऑयल ब्लास्ट की बात करें तो इसका रेटिंग फिर और ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। एक ट्रांसफार्मर जो शून्य लोड पर परिचालित है, मतलब एक ट्रांसफार्मर है जिसका प्राइमरी तो ठीक है यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, सेकेंडरी हमारा ओपन है, ठीक है। सेकेंडरी ओपन है तो यहाँ पर नो लोड करंट फ्लो करेगा I0,
ठीक है। और इस आई नोट का कितना कंपोनेंट होता है? आई नोट का दो कंपोनेंट होता है, एक कोर कंपोनेंट और एक तो मैग्नेटाइजिंग या चुंबकत्व जिसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है आई म्यू, ठीक है। एक कोर को मैग्नेटाइज करने का काम करते हैं और इसके वजह से आयरन लॉस होता है, ठीक है। तो हमारा नो लोड पर जो करंट आई नोट फ्लो करता है वो इन दोनों के सम के बराबर होता है, आई म्यू प्लस आई सी। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो एक है फ्लक्स का चुंबकीकरण करने के लिए प्रयुक्त धारा होगी। तो प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा लिया गया करंट आई नोट जो होगा, बोल रहा है कि फ्लक्स का चुंबकीकरण करने के लिए प्रयुक्त धारा होगी, मतलब बोल रहा है कि आई नोट जो होगा वो आई म्यू के बराबर होगा। तो एक गलत है, आई म्यू आई नोट का एक पार्ट होता है, ठीक है। आई नोट जो होता है वो इक्वल होता है आई म्यू स्क्वायर प्लस आई सी स्क्वायर के अंडर रूट का, मतलब कि इन दोनों का वेक्टर सम लेते हैं, दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस होता है आई म्यू और आई सी के बीच वो होता है 90 डिग्री का। इन दोनों का जब स्क्वायर करते हैं तो जो रिजल्टेंट जो आता है उसी को हम लोग आई नोट कहते हैं, मतलब कि आई नोट एक तरह का सदिश या फिर वेक्टर सम है इन दोनों का। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सप्लाई से लौह छतियाँ के लिए प्रयोग की गई धारा होती है, ये बोल रहा है कि आईसी के बराबर होता है, तो गलत। आईसी और आई नोट दोनों मिल करके होता है, दोनों धाराओं का सदिशीय जोड़ होता है। सदिशीय सही है, बीजगणितीय जोड़ नहीं बोलेंगे क्योंकि बीजगणितीय जोड़ का मतलब होगा सिंपल आई सी प्लस आई एम, तो ये नहीं होता है। आई सी स्क्वायर प्लस आई म्यू स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर होता है, तो सही आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर का फ्लक्स कैसा होगा जब सेकेंडरी लोडेड हो। तो सेकेंडरी अगर लोडेड हो मतलब कि ये प्राइमरी हो गया और ये हो गया हमारा सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ पर लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो लोड लगा हुआ है तो एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है, होता ये है कि इनिशियली जब हम लोग यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो और यहाँ पर अगर ये ओपन है, ठीक है, फर्स्ट केस में इसको हम लोग ओपन कंसीडर कर लेते हैं। तो जब ये ओपन रहेगा तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा वो करेगा आई नोट, ठीक है। और आई नोट की वजह से जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स इस टाइप से यहाँ पर इस टाइप से होगा, ठीक है, चारों तरफ फ्लक्स होगा। और इस फ्लक्स के वजह से यहाँ पर ई तो जनरेट होगा लेकिन यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और जब हम लोग यहाँ पर इसको जेड टर्मिनल इसको जोड़ देते हैं, मतलब कि लोड दे देते हैं, तब क्या होता है कि इसमें करंट फ्लो करने लगता है। एक करंट हमारा I2 होगा और जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो इसके वजह से भी एक फ्लक्स क्रिएट होगा और इस फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा ये अपोजिट होगा, ठीक है। ये जो फ्लक्स होगा पहला वाला फ्लक्स का अपोज करेगा क्योंकि इसका डायरेक्शन जो होता है उल्टा होता है। जब इस फ्लक्स को अपोज करेगा तो बदला में क्या करेगा कि ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है इधर से और भी ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा जिसको हम लोग I1 बोलते हैं, ठीक है। I1 डैश टोटल कितना होता है या फिर I1 डैश इसको नाम दे देते हैं। I1 इज इक्वल टू होता है I1 डैश प्लस आई नोट, ठीक है। I1 डैश प्लस आई नोट मिला करके I1 बनता है। ये एक्स्ट्रा करंट इधर से ड्रॉ करता है और वो एक्स्ट्रा करंट क्या करता है, इधर से जो फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था इस फ्लक्स को फिर से बैलेंस कर लेता है, ठीक है। और ये जो फ्लक्स है बैलेंस कंटिन्यू रहता है, अब इसमें किसी टाइप का वेरिएशन नहीं होता है। तो हमारा जो टोटल फ्लक्स है वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। लोड यहाँ पर दे देने के बाद जो टोटल फ्लक्स है पहले तो हल्का सा चेंज होता है लेकिन फिर तुरंत ही जो I1 डैश होता है आकर के इसको बैलेंस कर लेता है। तो कुल मिला के जो हमारा फ्लक्स है वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 65 में। निम्नलिखित कौन सा शर्त ट्रांसफार्मर को समांतर चलने के लिए ज़रूरी है। तो दो ट्रांसफार्मर को अगर पैरेलल में चलाना है, समांतर में चलाना है तो तीन चीज़ें याद रखना है, ये ज़रूरी है। तीन चीज़ें क्या है, वो PVR है। PVR आपने मूवी देखने गया होगा कभी PVR में, तो ये PVR होता है, ठीक है। PVR का मतलब हो गया पहला तो पोलैरिटी दोनों का ट्रांसफार्मर का होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, सेम पोलैरिटी, ठीक है, सेम पोलैरिटी, जिसको हम लोग हिंदी में ध्रुवता बोलते हैं। ध्रुवता समान होनी चाहिए, सही है। दूसरा बताता है कि वोल्टेज रेशियो सेम होना चाहिए और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि वोल्टेज अनुपात समान होना चाहिए, सही है। तीसरा बताता है पर यूनिट इम्पीडेंस जो होगा वो सेम होना चाहिए और ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पीडेंस प्रतिशतता क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर तीनों का तीनों सही है, ठीक है। PVR जो होता है वो दोनों ट्रांसफार्मर में सेम होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 66। ये क्षति ट्रांसफार्मर के लोड बदलने पर भी नियत होती है, ठीक है। क्षति ट्रांसफार्मर के कौन सा जो लॉस है, इसमें से कौन सा लॉस है
जो लोड के बदलने पर भी नियत रहता है। तो यहाँ पर ताम्र क्षति जो होता है कॉपर लॉस, ये होता है आई स्क्वायर आर। तो एक कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा, लोड जैसे ही बढ़ेगा आई का वैल्यू जैसे ही बढ़ेगा, लोड मतलब करंट, ठीक है, लोड मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का घटना बढ़ना, रेजिस्टेंस घटे बढ़ेगा तो करंट पर इफेक्ट करेगा, करंट घटे बढ़ेगा। अब करंट घटेगा या बढ़ेगा तो हमारा ताम्र क्षति तो ऑब्वियसली वेरिएबल होगा, घटेगा या फिर बढ़ेगा। जो कांस्टेंट है वो हमारा होता है लौह क्षति, ठीक है, लौह क्षति हमेशा कांस्टेंट रहता है। और किसी ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होता है, जब लौह क्षति बराबर होता है कॉपर ताम्र क्षति के बराबर। जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस इक्वल होता है तो इसका एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में, कौन सी क्षति का मान आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ता है। तो ये क्वेश्चन हमने पीछे डिस्कस किया था। इस बुक में आपका जो आंसर दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। हमारा जो ईडी करंट लॉस होता है, ईडी करंट लॉस वो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। भले ही जब फार्मूला हम लोग देखेंगे ईडी करंट लॉस का, ठीक है, तो यहाँ पर ए लिखा रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, लेकिन एक्चुअल में ये आगे चल कर के एफ जो होता है इसको जब हम लोग ड्राइव करते हैं, हमने ड्राइव किया था पीछे के लेक्चर आप देख लीजिएगा, तो एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ईडी करंट जो है वो हिस्टैरिसीस लॉस पर डिपेंड नहीं करता है, हिस्टैरिसीस लॉस डिपेंड करता है। और अगर फ्रीक्वेंसी के मान बढ़ेगा तो हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। होता क्या है हिस्टैरिसीस लॉस, एक्चुअल में होता क्या है ये समझ लेते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस होता है जैसे कि अगर इस कोर को हम लोग मैग्नेटाइज करेंगे तो यहाँ पर करंट आई फ्लो करता है, ठीक है ना, इस करंट आई की वजह से यहाँ पर फ्लक्स क्रिएट होता है। और आई जो होता है हमेशा वेरी करते रहता है, और उस वेरिएशन की वजह से यहाँ पर जो फ्लक्स है वो भी वेरी करते रहता है, ठीक है, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। और उसके वेरी करने से ये जो जिस मटेरियल का बना हुआ है हमारा कोर, उस कोर में छोटे छोटे जो हमारा मोमेंट्स होता है, ठीक है, छोटा छोटा पार्टिकल होता है, मोमेंट होता है, ये पार्टिकल हमेशा अपना डायरेक्शन चेंज करते रहता है, कभी इस डायरेक्शन में कभी इस डायरेक्शन में कभी इस डायरेक्शन में, तो हमेशा रोटेट करता रहता है। और इसके रोटेशन की वजह से क्या होता है हीट प्रोड्यूस होता है, और इसी को हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। हीट की तरह रूप में वो बाहर निकल जाता है और वो हमारा लॉस होता है। तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ये जो पार्टिकल है ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करेगा और ये जो लॉस होगा वो अधिक होगा। तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से सिर्फ और सिर्फ हिस्टैरिसीस लॉस इंक्रीज करता है, ईडी करंट लॉस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है किस परीक्षण के द्वारा ट्रांसफार्मर की लौह क्षति ज्ञात करते हैं। तो दो टाइप का परीक्षण की होता है ट्रांसफार्मर में मेनली, एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट और दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है उसमें हम लोग जनरली किसी एक वाइंडिंग को ओपन रखते हैं, ठीक है, एक वाइंडिंग ओपन होगा। कौन सा ओपन होगा, जिसका वोल्टेज हाई होगा, हाई वोल्टेज वाला जो भी होगा उसको हम लोग ओपन रखेंगे, और लो वोल्टेज वाला जो होगा उसमें हम लोग वोल्टेज सप्लाई देंगे, ठीक है। तो जिसका नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होता है उसको हम लोग हाई रखते हैं और उसको हम लोग हाई वोल्टेज बोलते हैं। और ये जो होगा हमेशा ओपन होगा, और यहाँ पर एमीटर लगा होता है। और जहाँ पर तो ये एग्जाम में कहीं कहीं पर पूछ लिया जाता है कि जब हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो किस साइड को ओपन रखते हैं। तो ध्यान रखना है हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखते हैं। ऐसा इसलिए रखते हैं क्योंकि लो वोल्टेज साइड तरफ वर्क करना थोड़ा सा इजी होता है। यहाँ पर वोल्टेज मेजर करना हो तो लो वोल्ट मीटर, लो रेटिंग वोल्ट मीटर का यूज करके भी हम लोग आसानी से वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। और करंट मेजर करने के लिए यहाँ पर ओपन सर्किट है तो करंट ऑलरेडी इसमें कम फ्लो करेगा, जो कि नो लोड करंट आई नोट के बराबर होता है, जो कि फुल लोड का करीब 4 से 5% होता है। तो ये काफ़ी छोटा करंट होता है। तो अमीटर तो ऑलरेडी लो रेटिंग का हम लोग लगा ही लेंगे। वोल्टेज का, वोल्ट मीटर का बात रहा तो अगर हम लोग सप्लाई दे रहे हैं लो वोल्टेज साइड वाला में, तो यहाँ पर लो रेटिंग का वोल्ट मीटर भी हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है टर्म है। और जब हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं तो लो वोल्टेज साइड वाला को शॉर्ट करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो हमारा लो वोल्टेज वाला साइड होगा उसको हम लोग शॉर्ट करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि लो वोल्टेज साइड मतलब यहाँ पर करंट क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। अगर वोल्टेज लो है तो करंट क्या होगा, हाई होगा। ये सब पहले डिस्कस किया जा चुका है। और यहाँ पर जो करंट है वो लो होगा, और जब करंट यहाँ पर लो होगा तो हम लोग आसानी से एमीटर लो रेटिंग का आमीटर लगा करके इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। और जब हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं तो उसमें हम लोग को आई स्क्वायर आर मेजर करना होता है, और करंट मेजर करना वहाँ पर ज़रूरी होता है। और करंट हम लोग चाहेंगे कि लो बजट का आमीटर यूज हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो हम लोग लो रेटिंग का आमीटर यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर करंट लो है।
तो यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट टर्म, चार कुल मिला के कंसेप्ट हो जा रहा है। पहला, अगर हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे हैं तो ओपन सर्किट टेस्ट में हाई वोल्टेज साइड को हम लोग क्या रखेंगे, ओपन। ठीक है। दूसरा, ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है वो होता है लौह क्षति पता करने के लिए। ये यूज क्यों होता है, लौह क्षति के लिए होता है। और इसके लिए अगर हम लोग शॉर्ट सर्किट के लिए बात करें तो शॉर्ट सर्किट में याद रखना है जो लो वोल्टेज साइड होता है वो शॉर्ट किया जाता है। ठीक है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इधर कम करंट फ्लो करेगा और कम करंट को हम लोग आसानी से मेजर कर सकते हैं। इसमें हम लोग I² मतलब कि कॉपर लॉस मेजर करते हैं। ठीक है। तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो किस परीक्षण के लिए ट्रांसफार्मर की लॉस शक्ति ज्ञात होती है, किस परीक्षण से हो जाएगा, तो ओपन सर्किट टेस्ट से। ओपन सर्किट टेस्ट ऑप्शन ए में है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 69, किस वाइंडिंग को ओपन सर्किट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ ही दिया है जब ओपन सर्किट परीक्षण करना हो। तो हमने अभी बताया कि जब ओपन सर्किट करना हो तो हम लोग हाई वोल्टेज साइड को ओपन करते हैं। ठीक है। क्योंकि हाई वोल्टेज साइड को ओपन करेंगे तो इधर लो वोल्टेज साइड को वोल्टेज मेजर करना भी आसान हो जाएगा और I0 तो ऑलरेडी इसमें कम रहता ही है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हाई वोल्टेज। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन वोल्टेज के टर्म में नहीं दिया है, यहाँ वाइंडिंग के टर्म में दिया है, प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग। तो यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग अगर इधर वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं तो इधर हमारा ओपन रहेगा, इधर वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो इधर ओपन रहेगा। तो इसमें से फिर कोई भी ले सकते हैं, दोनों में से किसी एक को ओपन सर्किट रखा जाता है। लेकिन किसी एक को यहाँ पर एक चीज़ और साथ में ऐड करना चाहिए कि जो हाई वोल्टेज साइड है उसी को ओपन करते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है किस वाइंडिंग को शॉर्ट करेंगे जब शॉर्ट सर्किट परीक्षण करना हो। तो शॉर्ट सर्किट जब परीक्षण करना हो तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि निम्न वोल्टेज वाला को, जहाँ पर वोल्टेज कम है, लो वोल्टेज साइड को हम लोग शॉर्ट करते हैं। तो लो वोल्टेज साइड ए वाला है। ठीक है। ऑप्शन बी इसका 70 का सही होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में ट्रांसफार्मर की रेटिंग दिखाई देती है। ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है, चाहे वो ऑटो ट्रांसफार्मर हो या फिर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हो, यहाँ पर जो रेटिंग होता है वो हमेशा KVA में मेजर किया जाता है। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर का लॉस होता है वो मेनली वोल्टेज और करंट पर डिपेंड करता है। लोड इंडक्टिव है कि कैपेसिटिव है, इस पर इसका लॉस डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर का रेटिंग हमेशा VI में मतलब कि वोल्ट एम्पियर में दिखाते हैं। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा 71 का। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। ये पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करती है। तो दक्षता के लिए फार्मूला है किलोवाट टोटल पावर। ठीक है। VI cos phi डिवाइडेड बाई VI cos phi। ये ओरिजिनल फार्मूला है, VI cos phi प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पर फुल लोड पर है तब तो ठीक है, फुल लोड के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर लोड दे दिया है कि 70% लोड है, 80% लोड है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक टर्म एक्स ले लेंगे। और एक्स हमारा क्या होगा, एक्स होगा 70%, मतलब कि 70/100 का। ठीक है। 70/100 हम लोग का एक्स का वैल्यू हो जाएगा। तो एक्स VI cos phi प्लस एक्स स्क्वायर I² R, मतलब कि कॉपर लॉस और प्लस आयरन लॉस। आयरन लॉस में एक से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि आयरन लॉस हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो यहाँ पर x² I² या फिर x² PC भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ओरिजिनल फार्मूला ए होता है, मतलब कि हो गया ए टोटल पावर VI cos phi लगा हुआ है तो इसको हम लोग किलो वाट में मेजर कर बोलेंगे। ठीक है। जब cos phi लग जाता है तो वो किलो वाट में कन्वर्ट हो जाता है, अदरवाइज वो वोल्ट एम्पियर में रहता है। तो किलोवाट डिवाइडेड बाई किलोवाट और x² PC क्या है हमारा, x² PC है ताम्र क्षतियाँ और प्लस लौह क्षतियाँ। ठीक है। और तो यहाँ पर ध्यान देना है, अगर यूनिटी पावर फैक्टर है तो x नहीं लिखेंगे, सॉरी, अगर यूनिटी लोड है, ठीक है, फुल लोड है, तो फुल लोड पर हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, x लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लोड का वैल्यू कुछ और दिया है तो यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग को पुट करना होगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। और ये जो एफिशिएंसी है, दक्षता है, ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम होगा जब ए वाला टर्म इसके बराबर होगा, मतलब कि x² PI बराबर होगा x² PC बराबर होगा PI के। ठीक है। मतलब कि x बराबर √PI/PC एक कंडीशन होता है मैक्सिमम दक्षता के लिए। ठीक है। आयरन लॉस बटा कॉपर लॉस का √। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 73, किस कारण से ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च होती है।
ट्रांसफार्मर की दक्षता हाई क्यों होती है? मोटर का दक्षता काफ़ी कम होता है। मोटर की बात करें, अल्टरनेटर की बात करें, सिंक्रोनस मशीन कोई भी अगर ले लें तो उन लोग का जो दक्षता होता है कोई भी मोटर का, वो काफ़ी कम होता है, अंडर 80% होता है। और वहीं जब ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो 95 to 98% हो जाता है। तो इस हाई इफिशियंसी का रीज़न क्या है? तो यहाँ पर घर्षण और विंडेज लॉस नहीं होता है। यहाँ पर कोई रोटेटिंग पार्ट है नहीं। जब कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है तो यहाँ पर घर्षण और विंडेज क्षतियाँ क्या होगी? कम होगी। इसलिए इसका जो इफिशियंसी है वो हाई होता है। उसके बाद है किस सूत्र से ट्रांसफार्मर के पूरे दिन की दक्षता ज्ञात करते हैं? तो ये हो जाएगा प्रतिदिन उपयोग की गई किलोवाट आवर बटा प्रतिदिन सप्लाई की गई किलोवाट आवर। ठीक है, कितना यूज किया गया और कितना सप्लाई किया गया उसका ये रेशियो होता है। तो यूज हमेशा कम होता है, दक्षता जो होगा हमेशा लेस देन 1 होगा। ठीक है, जितना सप्लाई किया जाता है यूज हम लोग उससे कम करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है, किस शर्त पर ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है? ट्रांसफार्मर की दक्षता कब ज़्यादा होगा? जब पी आई बराबर, हमने क्या पढ़ा था, x² PI बराबर PC, मतलब कि ये हमारा क्या है? कॉपर लॉस और ये है आयरन लॉस। यहाँ पर PC होगा और ये PI होगा। मतलब कि कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों जब इक्वल हो जाएगा, ताम्र क्षतियाँ और लॉस क्षतियाँ जब इक्वल हो जाएगा तो हमारा दक्षता जो होगा वो अधिकतम होगा। ठीक है, और इसका अगर आप डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ताम्र क्षतियाँ लॉस क्षतियाँ के समान होगी, बी सही ऑप्शन है। और इसका डेरिवेशन अगर आप देखना चाहते हैं, हालांकि ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझना चाहते हैं तो यहाँ से समझ लीजिए। ये जो हमारा फार्मूला है इफ़िशियंसी का है। इफ़िशियंसी का फार्मूला होता है VI cos∅ बटा VI cos∅ प्लस PI प्लस PC। ठीक है, ये PC है। यहाँ पर यूनिटी जो लोड है फुल लोड पर लिया गया है, इसलिए एक्स यहाँ पर दिख नहीं रहा है। इसको हम लोग आई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, इसको जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू देगा कुछ इस टाइप का। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग डिफ्रेंशिएशन है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार करके देख लीजिएगा, अदरवाइज इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा एग्जाम में। जब इसको एक जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो सारा चीज़ कैंसिल होगा, और कैंसिल होकर के फाइनली हम लोग को बच जाएगा एक ठो PI और एक ठो I²R। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को आ जाता है PI बराबर PCU, मतलब आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस। तो ये था आज का डिस्कशन, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जहाँ तक बढ़ाने की बात है तो धीरे धीरे स्टूडेंट्स का संख्या बढ़ेगा और हम नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ा देंगे। फिलहाल इसको एंड करते हैं। थैंक यू।